हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है अनुवांशिकता और अनुभाग अब हम 8.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। कैसे पता लगता है कि लक्षण जो है प्रभावी हैं या अप्रभावी, कैसे पता लगता है ये बताना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था। इसका पौधा चुना था मटर का। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं वो मटर का पौधा क्यों चुना था। क्योंकि मटर के पौधे में उस समय विभिन्न प्रजातियां विद्यमान थी, जैसे गोल बीज वाले, झुर्रीदार, पीले, हरे। और दूसरा, मटर का पौधा बहुत जल्दी जो है अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर देता है। यानी कि अगर मटर का पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है, 3-4 महीने में फसल भी देने लगता है, तो बहुत जल्दी जल्दी जो है उनके अध्ययन जो है आसानी से कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। उन्होंने क्या करा, मटर के इस प्रजाति में क्या करा, एक तो लंबे पौधे लिए और दूसरे बौने पौधे लिए। ठीक। और जो लंबे पौधे थे उनको डबल टी यानी कि कैपिटल टी, और स्मॉल पौधों को, बौने पौधों को स्मॉल टी से जो उसने प्रदर्शित किया। दोनों की क्रॉसिंग कराई। जब दोनों की क्रॉसिंग कराई है, तब दोनों की क्रॉसिंग कराने पर उन्हें, आप ध्यान करेंगे कि दोनों में से कोई सा भी जीन आ जाए, मान लो यहाँ पे ए आ गया और यहाँ से भी पहले वाला आ गया, तो बड़ा टी छोटा टी किसी भी तरह कराएंगे तो बड़ा टी छोटा टी, उनको इस प्रकार के 4 विकल्प मिले और चारों के चारों में लंबापन उनको मिला। अब यहाँ पे चारों कैसे थे पौधे, ये लंबे पौधे थे। अब लंबे पौधे थे, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रभावी लक्षण क्या रहा इसका, लंबापन। प्रभावी लक्षण क्या रहा, लंबापन। अब इन्होंने क्या करा, इनका स्वपरागण कराया। ठीक है ना। इस F1 पीढ़ी का इन्होंने स्वपरागण कराया, और जब स्वपरागण करा के F2 पीढ़ी मिली, तो वो देखिए किस प्रकार मिली। आप इसको से पहला टी आ गया और इधर से भी पहला टी आ गया, इस प्रकार दोनों बड़े टी आ गए। यहाँ से पहला टी और यहाँ से दूसरा टी, यहाँ से दूसरा टी और यहाँ से पहला टी, इसको पहले लिख देता हूं मैं। और इसी प्रकार इसका दूसरा टी और इसका दूसरा टी। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप क्या देख रहे हो, ये 3 पौधे तो लंबे बने और ये एक पौधा बौना। क्या हो गया, ये एक पौधा कैसा बन गया, ये बौना बन गया, छोटा पौधा बना ये। अब यहाँ पे अनुपात क्या हो गया, 3:1। क्या अनुपात हो गया इसमें, 3:1। अब इसमें हमें क्या पता, इस पीढ़ी में क्या पता लगा, इसमें भी क्या रहा, लंबापन जो है प्रभावी लक्षण रहा और बोनापन अप्रभावी, क्योंकि वो एक ही पौधे में आया। यहाँ स्मॉल टी तो इनमें भी था दोनों में, परंतु इनमें वो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए। आपसे कई बार पूछ लेते हैं प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। विषम युग्मी परिस्थितियों में, ये विषम युग्मी परिस्थितियां हैं, ये समयुग्मी है। देखिए बड़ा टी समयुग्मी है, छोटा टी समयुग्मी है। छोटा टी हमने बोनेपन के लिए लिया है, तो ये भी बोने पौधे हो गए, ये दोनों लंबे टी हैंगे। बड़े टी हैं तो इसमें पौधा बड़ा होगा, लंबा होगा। अब ये समयुग्मी परिस्थितियां, ये विषम युग्मी परिस्थितियां हैं, यानी कि बड़ा टी और छोटा टी। विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट ना करने वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट ना करने वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान आ गई होगी इतनी बात। अब देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। उसने एक लंबा पौधा तथा एक बौना पौधा लेकर दोनों के बीच संकरण कराया, क्रॉसिंग कराई, दोनों का निषेचन इनका कराया, परागण कराया सॉरी इनका। और संकरण से F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसे मैंने आपको वहां बताया था, ये बड़ा टी और छोटा टी, इस प्रकार के सारे लंबे, जिससे पता चलता है लंबेपन का लक्षण प्रभावी रहा और बोनेपन का लक्षण अप्रभावी।
क्योंकि ये विषम युग्मी परिस्थितियां थी, परंतु पौधा तो लंबा मिला हमें, छोटेपन का रक्षण कैसा रहा, ये अप्रभावी। अब उसने उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करने पर प्राप्त F2 पीढ़ी से लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात 3:1 रहता है। इस पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रभावी और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी रहता है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे एक हमारे पास इस प्रकार का जीन प्रारूप मिलता है, एक इस प्रकार का, एक इस प्रकार का और दो स्मॉल टी वाला। ये तो बोनापन रहा और ये क्या रहा, लंबापन। तो अभी हमने क्या बताया, जबकि यहाँ स्मॉल टी है, स्मॉल टी होने पर यहाँ बोनापन नजर आना चाहिए, परंतु ये नजर नहीं आता। इसका मतलब ये लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो क्या समझ में आ गया, विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और विषम युग्मी स्थिति परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट ना करने वाले लक्षण अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? अब यहां पर भी मेंडल ने क्या किया, उसने द्विसंकर क्रॉस का जो अध्ययन किया, और उस समय अपने विकल्पों में उन्होंने मटर के एक तो गोल बीज वाले पौधे लिए, जिनमें मटर के दाने गोल हों, और इसके साथ ही गोल के साथ उन्होंने पीले बीज लिए, यानी कि ऐसे मटर के पौधे चुने जिनके बीज गोल और पीले हों, और दूसरे ऐसे चुने जिनमें झुर्रीदार बीज और हरे हों। ठीक है, कैसे चुने, झुर्रीदार और हरे। अब इन दोनों का उन्होंने क्रॉसिंग करवाया, तो हम यहाँ जीन प्रारूप में ऐसे लिख देते हैं, यानी कि राउंड और ये येलो। ठीक है, झुर्रीदार को हम स्मॉल आर दे देते हैं और हरे को स्मॉल वाई। ठीक, इन दो का इन्होंने स्वपरागण कराया, इनका संकरण कराया आपस में दोनों का। ठीक है ना, स्वपरागण नहीं बोलना, संकरण कराया। और संकरण कराने पर अब देखिए संतति किस प्रकार की मिली उन्हें, F1 पीढ़ी में यहां से जो भी प्रारूप आएगा, एक आर बड़ा आ गया और इधर से एक आर स्मॉल आ गया, इधर से बड़ा वाई आ गया और इधर से स्मॉल वाई आ गया। इस प्रकार इनको F1 पीढ़ी यहाँ पर मिल गई। और इसमें राउंड सभी जो है पौधे कैसे मिले इनको, इनके बीज गोल थे और पीले थे। ठीक है, गोल थे या पीले थे, गोल और पीले थे। अब आपने क्या ध्यान करना है, अब यहां से हमें आगे चलेंगे तो अब इनका हमने दोबारा जो F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति है उनका स्वपरागण कराया। क्या कराना है इनका, स्वपरागण। अब देखिए स्वपरागण में किस प्रकार की हमारे पास प्रारूप बनेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ पे सेम है, इन दोनों का स्वपरागण कराना है। ठीक है, और इनके स्वपरागण से देखिए किस प्रकार इन्होंने जिन प्रारूप तैयार किया, आपको वो समझाने का प्रयास करता हूं मैं। ये स्मॉल आई आर बड़ा वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे बड़ा आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर बड़ा वाई, और अब देखिए इन दोनों में यहाँ क्या आ जाएगा, आर आर वाई वाई, यानी कि ऐसे में कौन से हो जाएंगे, सारे गोल और पीले। और यहाँ पर क्या हो गया, बड़े आ रहे हैं दोनों और बड़ा वाई है स्मॉल वाई है, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, गोल और पीले। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे आगे, फिर गोल और पीले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर गोल पीले, यानी कि इस पूरी लाइन में कैसे आगे, गोल और पीले। अब अगले में देखिए यहाँ फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे फिर गोल पीले। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब यहाँ पर चेंज हो गए, गोल के साथ कैसे हो गए, हरे। आपने यहाँ ध्यान रखना है, गोल के साथ कैसे हो गए यहाँ पर, हरे। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
अब यहाँ फिर गोल पीले। अब ये प्रारूप इसी प्रकार तैयार होता है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई, मतलब गोल और हरे। गोल और हरे, हरे मैं डबल लाइन दे रहा हूं नीचे। यहाँ पर देखिए फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यानी कि फिर गोल और पीले। ठीक, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर गोल पीले। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल वाई दोनों। अब यहाँ पे फर्क देखिए क्या पड़ गया, अब ये झुर्रीदार आगे और पीले आगे। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर क्या आ गया, स्मॉल आर दोनों, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। समझना है इसको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। गोल पीले, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यानी कि गोल और स्मॉल वाई का है को प्रदर्शित करता है, हरे को। ये गोल है, गोले नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि अब ये आर छोटा है, छोटा आर झुर्रीदार के लिए है, तो ये झुर्रीदार और पीले बन गए। और यहाँ पर दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई, यानी कि झुर्रीदार और हरे। यानी कि अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पौधे तो आगे गोल पीले। ठीक है, और 3 पौधे आगे गोल हरे, एक, सॉरी, 2 और गोल हरे, ये 3 पौधे आगे जुर्रीदार पीले। ठीक है, और एक पौधा आया जुर्रीदार हरा। हमने ये बताना है कि ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो ये वाई वाला है, हरापन का लक्षण है, आधा हरा हो गया आधा पीला हो गया, ऐसा नहीं है। या तो पूरा हरा होगा या पूरा पीला होगा। ऐसा नहीं है कि आधा जुर्रीदार हो गया आधा गोल हो गया ना, या तो पूरा हरा गोल होगा या पूरा झुर्रीदार होगा। तो रक्षण प्रारूप क्या मिल गया हमें, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है ना, अब इससे हमें क्या पता चलता है, तो ये लक्षण प्रारूप मिला, इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि बीजों के रंग का जो अनुपात है वो 3 अनुपात 1 में रहा। ठीक है ना, और जो बीजों की आकृति का अनुपात है वो भी 3 अनुपात 1 में रहा। ठीक है ना, और ये एक दूसरे से आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको। अब जो सब मैंने बताया वो यहाँ देखो मैंने सारणीबद्ध भी कर दिया, लिख दिया है। मेंडल ने विसंकरण क्रॉस का अध्ययन किया, जिसमें उसने 2 पौधे जिनमें एक के बीज गोल तथा पीले थे तथा दूसरे के झुर्रीदार हरे थे, मटर के पौधों के एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण करवाया। F1 पीढ़ी में केवल गोल पीले बीज प्राप्त हुए, और F1 पीढ़ी के पौधों का जब स्वपरागण कराया तो 4 प्रकार के बीज मिलते हैं, गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरे और झुर्रीदार हरे। मैंने ऊपर टेबल बना के भी आपको समझाया था, जिनका लक्षण प्रारूप 9 अनुपात 3 अनुपात 1 रहा। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के रंगों का अनुपात 3 अनुपात 1 और बीजों की आकृति का अनुपात भी 3 अनुपात 1 रहा। ये एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते, जबकि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। हमने यही बताना कि लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते। ठीक है, देखिए, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा रुधिर वर्ग ओ प्रभावी लक्षण है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये सूचना पर्याप्त नहीं है। यह सूचना पर्याप्त नहीं है।
इसका कारण क्या है? हम किस आधार पे कह सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पर ए और ओ इस प्रकार का यहाँ पे हम एक, ये पुरुष हैं और ये स्त्री है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज कीजिए हम ए ले लेते हैं और इसका एक ये ओ लक्षण अलग आ जाता है। इसमें से ओ इधर आ गया रुधिर वर्ग का और इधर भी एक आ गया, ठीक। अब जो बच्चे में F1 पीढ़ी में आना है, जैसे हमने ऊपर बताया था, ए यहाँ से आया और उधर से ओ आ गया। क्या बन गया ये? ए और ओ। अब इसमें क्या हो गया? यानी कि रुधिर वर्ग ए 50% आ गया इसके अंदर। और अगर हम इसी को ले लें दोबारा ए और इसका सेकंड पार्ट ले लें, तब भी हमारे पास क्या आ गया? F1 पीढ़ी में ए आ गया। अब इसका सपोज कीजिए ओ लिया और यहां से फर्स्ट ओ लिया, तब दोनों ओ। और इसमें से अब दोबारा यहाँ पे ओ ले लेते हैं और ये भी ओ ले लेते हैं रुधिर वर्ग। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फिर दोनों ओ आ गए। अब यहाँ पे रुधिर वर्ग ओ और यहाँ पे रुधिर वर्ग ए, ये भी 50% आ गया और ये भी 50% आ गया। अब लड़की का रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है और लड़की का रुधिर वर्ग ओ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास नहीं अधूरी है, तो हम कह ही नहीं सकते। अब देखिए, अगर आगे चलें, अगर ए को अप्रभावी और ओ को हम प्रभावी लक्षण माने, यहाँ पर हमने क्या माना था? यहाँ पर ए को हमने प्रभावी लक्षण माना था और ओ को अप्रभावी लक्षण माना था। अगर यहाँ पर हम ए को अप्रभावी लक्षण मान लें, अप्रभावी, और ओ को प्रभावी लक्षण मान लें, तब भी इसी प्रकार जब हम जीन प्रारूप बनाएंगे तो देखिए क्या बना। यहाँ दोनों ये पुरुष के हो गए और ये स्त्री के लिए हो गए, ठीक है। ये पुरुष और ये स्त्री। अब इनके दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ये ए और एक ये सेकंड वाला ए, यहाँ पर ए और ये की ओ। जब हम इनका अगली संतति में F1 पीढ़ी में किस प्रकार के जीन प्रारूप बनेंगे? ये ए आ गया, यहाँ से भी ए आ गया। अब यहाँ पर रुधिर वर्ग ए हो गया, ठीक है ना। और अगले के लिए देखिए, यहाँ से ए आ गया और यहाँ से भी ए आ गया। अब दोनों में क्या हो गया? ए वर्ग जो है वो प्रभावी लक्षण आ जाता है, ठीक है ना। जो भी एच है ये 50% आ गया इसके अंदर ए। और अगर हमने सेकंड वाला बनाना, इसका मान लीजिए हमने ये पहले वाला ए लिया और यहाँ से दूसरे वाला ओ, ए ओ बन गया, ठीक है। और इसमें से अब देखिए सेकंड वाला ए ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला ओ ले लेते हैं। अब यहाँ पे रुधिर वर्ग कौन सा बन गया? ओ। ये भी 50% है। यहाँ भी उनकी लड़की का रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है और ओ भी, इसलिए हमारे पास दी गई सूचना जो है वो अपर्याप्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अब मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए आपने क्या ध्यान रखना है बच्चों? हमारे शरीर में, मानव के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 23 दूनी 46, यानी कि ये दो दो के पेयर में होते हैं ना, कितने हो गए? 23 दूनी 46। अब 46 में से 23 जोड़े में से 22 जोड़ी जो है अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी लिंगी गुण। लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग के निर्धारण में पुरुष के पास जो है एक्स वाई होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? एक्स वाई वाले होते हैं। और महिलाएं जो हैं वो एक्स एक्स वाली होती हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से अगर एक्स बच्चे में जाएगा और यहां से भी एक्स जाएगा, ये समयुग्मी होगी, लड़की पैदा होगी। और अगर यहां से वाई चला गया और यहां से एक्स चला गया, लड़का पैदा हो गया। यानी कि एक्स और वाई अगर अगल अलग अलग आएंगे, वो पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पुरुष के ऊपर, क्योंकि पुरुष जो है वो विषम युग्मी होते हैं। जब आपको हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन करवाए थे वहां पे भी बताया था, महिलाएं समयुग्मी होती हैं। महिलाओं से जो दोनों विकल्प हैं वो दोनों एक्स एक्स के मिलने हैं और पुरुषों से एक एक्स मिलना है, एक वाई मिलना है,
ठीक है ना, एक x मिलना है और एक y मिलना है। तो इस प्रकार अगर x x से मिलेगा तो लड़की होगी और x y से मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है, देखिए हमने लिख भी दिया, प्रत्येक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 अलिंगी और गुणसूत्र और 2 जो है लिंगी गुणसूत्र होते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के आधार पर ही होता है। मानव नर में 2 असमान लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और मादा में 2 समान लिंग गुणसूत्र XX गुणसूत्र। मादाओं में Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता, इसलिए महिलाओं को समयुग्मी और पुरुषों को विषमयुग्मी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिले तो XX जोड़ा बनेगा और संतान जो है लड़की हो। ठीक है, कट कीजिए। तथा पुरुष को विषमयुग्मी कहते हैं। निषेचन में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिले तो XX जोड़ा बनेगा तथा संतान लड़की होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलेगा तो XY जोड़ा बनेगा तथा संतान लड़का होगा। संतान का लिंग निर्धारण पुरुष द्वारा निर्धारित होता है, महिलाओं द्वारा नहीं। मैंने आपको ऊपर टेबल से भी समझाया था, तो महिलाओं के द्वारा लिंग निर्धारण नहीं होता, पुरुषों के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ये हमारा अनुभाग 8.2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।